निदेशक, शानदार वक्ता, बेहतरीन लेखक डॉक्टर राम माधव जी को आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आए। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर जिल कार हैरिस को, जो इंटरनेशनल पीस स्पेशलिस्ट है। I'm not sure, ma'am, that you are well aware of Hindi or you are able to speak Hindi, understand it or not. But still, I'd like to invite you on the stage. Please welcome her with your claps. सरोज वर्मा जी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं और इनको कई मंचों से सुना गया है और ये काफ़ी इनके विचार सशक्त होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रस्तुत करते हैं। और मैं बुलाना चाहूँगा, मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा पूर्व राज्यसभा सांसद, विदुषी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्राध्यापक रह चुकी प्रोफेसर चंद्रकला पांडे जी। पहले ये आवश्यक है कि हम सम्मान करें अपने अतिथियों का, तो मैं आग्रह करूंगा श्री इंद्रदीप चंद्रवंशी जी से कि वो आए और डॉक्टर राम माधव जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं आगे आग्रह करूंगा विधायक श्रीमती स्वर्णा सिंह जी से कि वो आए और डॉक्टर प्रोफेसर सरोज वर्मा का सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री विकास उपाध्याय जी से कि वो मंच पर आए और उनका स्वागत करें। श्री विकास उपाध्याय जी। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर वरुण से कि वो आए और प्रोफेसर चंद्रकला पांडे का स्वागत करें। महारत से हम सब वाकिफ हैं, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर सरोज वर्मा जी को कि वो आएं और अपने विचार साझा करें। महारत से हम सब वाकिफ हैं, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर सरोज वर्मा जी को कि वो आएं और अपने विचार साझा करें। सबसे पहले आपने मुझे ये मौका दिया। इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ और इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आज का ये विषय है, काफ़ी मुझे लगता है कि विलम्ब हो चुका है, तो इस सत्र समय का भी अभाव है और मैं बहुत कम शब्दों में इसकी बात रखूँगा। और भी बहुत से विद्वान हैं, मैं उन्हें सुनने के लिए ज़्यादा इच्छुक हूँ। तो आधुनिक समाज का संकट और गांधी, ये एक आज का जो विषय है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि आधुनिक समाज का संकट है क्या। संकट तो अगर हम इसे समस्या के रूप में देखें तो मुझे लगता है कि गांधी जी के समय में जो समस्याएं थी वो आज भी मौजूद हैं। बेरोजगारी की समस्या हो या अस्पृश्यता की समस्या हो, अशिक्षा की समस्या हो, स्त्रियों के अधिकार की समस्या हो या जितनी भी समस्याएं जो उस समय थी, वो मुझे लगता है कि आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। तो इसे हम संकट कहें या समस्या कहें, मैं तो इसे समस्या कहूँगा। और जहाँ तक संकट का सवाल है, तो आधुनिक समाज के जीवन की जो जटिलताएं हैं, मुझे लगता है कि ये जो जटिलताएं हैं, उन्होंने धैर्य को, अनुशासन को, सहनशीलता जैसे मानवीय गुणों को बहुत ही अधिक प्रभावित किया है। और आज का जो समाज है वो हिंसक हो गया है, आत्मकेंद्रित हो गया है और विभाजनकारी होता जा रहा है। ये जितनी भी समस्याएं हैं या जितने भी संकट हैं, मुझे लगता है कि इन सब का समाधान गांधी में है।
लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम गांधी को याद तो करते हैं, लेकिन गांधी को हम आत्मसात नहीं करते अपने जीवन में। ये एक बहुत बड़ा संकट है। जैसा कि अभी संचालक महोदय ने भी कहा कि हम गांधी की प्रासंगिकता के संबंध में हम चर्चा करेंगे। विमलेंदु जी, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ एक बात कहता हूं कि गांधी की प्रासंगिकता जो है, ये विषय ही मुझे प्रासंगिक नहीं लगता। गांधी अप्रासंगिक कैसे हो सकते हैं? गांधी ने सत्य की बात की, गांधी ने अहिंसा की बात की, गांधी ने प्रेम की बात की, गांधी ने करुणा की बात की, गांधी ने सद्भावना की बात की, गांधी ने भाईचारे और बंधुत्व की बात की। ये सभी भावनाएं, ये सभी बातें अप्रासंगिक कैसे हो सकती हैं? मेरी समझ में ही ये बात नहीं आती। लेकिन मैंने ये देखा है कि अक्सर हम लोग गांधी को गांधी जयंती के दिन याद करते हैं, गांधी की प्रासंगिकता पर लंबी चौड़ी बातें करते हैं और फिर गांधी को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गांधी की प्रासंगिकता सार्वकालिक है, वे हर युग में प्रासंगिक हैं। गांधी कभी भी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने किसी नई विचारधारा का प्रतिपादन नहीं किया था। गांधी ने खुद कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है, गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में जो कुछ भी देखा है और उसका अनुभव किया है, उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस किया है और उसी को मैंने आपको करने के लिए कहा है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, भाईचारा, ये ऐसी भावनाएं हैं जिसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा और हमसे भी ये अपेक्षा की कि हम उसे फॉलो करें और अपने जीवन में उतारें। तो मेरी समझ में जब तक सत्य प्रासंगिक है, तब तक गांधी प्रासंगिक हैं। जब तक प्रेम प्रासंगिक है, तब तक गांधी प्रासंगिक हैं। जब तक अहिंसा और सच्चाई प्रासंगिक है, तब तक गांधी प्रासंगिक हैं। जब तक करुणा और प्रेम प्रासंगिक है, तब तक गांधी प्रासंगिक हैं। जब तक भाईचारा और बंधुत्व प्रासंगिक है, तब तक गांधी प्रासंगिक हैं। और गांधी की प्रासंगिकता सार्वकालिक है, वो हर युगों में प्रासंगिक हैं, वो कभी भी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज का युवा जो है, उसके सामने गांधी की एक बड़ी अजीब छवि भी प्रस्तुत की जा रही है। ये एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं कि गांधी के बारे में बहुत सी तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। गांधी के बारे में कुछ उनके चरित्र के संबंध में, उनके विचारों के संबंध में अलग अलग तरह की कई तरह के विचार आजकल सोशल मीडिया पे और कई तरह से माध्यमों के द्वारा ये पेश किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी जो गांधी से पूरी तरह परिचित नहीं है, वो इसके दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से आ जाती है। तो समस्या ये है कि गांधी के दर्शन की, गांधी के जीवन की शिक्षा तो हम युवाओं को दे नहीं रहे हैं और युवाओं से अपेक्षा ये करते हैं कि वे गांधी को अपने जीवन में अपनाएं। आप देखेंगे, मुझे ये कहते हुए एक तकलीफ होती है कि बिहार के केवल एक विश्वविद्यालय में, भागलपुर विश्वविद्यालय एक ऐसा है जहां पे केवल गांधी दर्शन की शिक्षा छात्रों को दी जाती है। बिहार का कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय इसके अलावा नहीं है जहां पे गांधी दर्शन की शिक्षा छात्रों को दी जा रही है। तो ये ऐसा क्यों है? गांधी दर्शन की शिक्षा छात्रों को दी जानी चाहिए ताकि वे गांधी को पूरी समग्रता के साथ समझें, गांधी पर चर्चा हो, गांधी पर विचार विमर्श हो, गांधी पर शोध हो और उसके बाद वो अपने गांधी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जब तक गांधी को हम जानेंगे नहीं, जब तक गांधी को हम समझेंगे नहीं, तब तक गांधी को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं? और जब तक हम गांधी को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो फिर सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, भाईचारा, इन सभी भावनाओं से हम दूर रहेंगे। तो मेरा ये विचार है, मेरा ये कहना है कि गांधी की शिक्षा बहुत आवश्यक है और सभी विश्वविद्यालयों में गांधी दर्शन की शिक्षा छात्रों को अवश्य दी जानी चाहिए। अभी हमारे पहले ये राज्यसभा के उपसभापति महोदय ने
बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने मैकियावेली और गांधी का कंपैरिजन किया। उन्होंने कहा कि मैकियावेली ने कहा था कि सत्ता किसी भी प्रकार से हासिल की जा सकती है, लेकिन गांधी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी जो साधन है, वो एक जो साध्य हमारा अगर पवित्र नहीं है तो हमारा साधन भी पवित्र नहीं हो सकता। और ये कितनी बड़ी बात है कि सत्ता का कोई लालच उनके अंदर नहीं था। सत्ता का हस्तांतरण उनके समय में जितनी आसानी से हुआ, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उन्होंने उसमें नहीं किया। ऐसा हमें केवल बाद में जो बिहार आंदोलन हुआ था उसी समय देखने को मिला, और नहीं तो सत्ता के लिए क्या आजकल संघर्ष हो रहा है ये हम सभी देखते हैं। और सामाजिक जीवन में जो विकृतियां आ गई हैं वो इसीलिए आ गई हैं कि हम गांधी को भूलते जा रहे हैं। राजनीति का स्वरूप आप देखें कि आज कितना विकृत हो चुका है। आप राजनीति में आप देखेंगे कि भाषा की मर्यादा हम किस प्रकार भूलते जा रहे हैं। राजनीति अब लगता है कि जैसे हम हारना भूल गए हैं। हम लोग आजकल अगर कोई हार जाए तो वो लगता है कि जैसे उसने क्या खो दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी लगता है कि हम लोग एक ऐसे समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर गांधी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि गांधी हर युग में प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक रहेंगे। और जब तक हम गांधी के विचारों को और प्रचारित और प्रसारित नहीं करेंगे और मनसा वाचा कर्मणा जब तक हम गांधी के विचारों को अपनाएंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो दिग्भ्रमित रहेगी और ये समाज जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रासंगिक नहीं कहा था, उनकी प्रासंगिकता कितनी है इस पर मनन होना आवश्यक है, और शायद यही ध्येय है इस मंच का, सभी सुधीजनों का जो यहाँ बैठे हैं। तो इस पर हम बातें आगे करते रहेंगे, और इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा डॉक्टर जिल कैर हैरिस को कि वो आए और अपने विचार साझा करें। Namaste, friends on the stage, friends in the audience. माफ कीजिए, मैं बहुत हिंदी समझाना है, लेकिन ये बहुत बड़ा भाषण, सो मैं इनवाइट करते हैं मेरा साथी जन्मजय जो कुछ अनुवादित करते हैं। I would like to begin by paying tribute to Ramchandra Kanji for his life and his legacy. Although I met him only on 2 occasions, I have come to know him through the love and respect of my dear partner Rajagopal, as well as seen through his family members, his deep influence. In fact, I want to say to Didi, Usha Didi, that it is such a pleasure to come and be part of your family, a family that is so deep rooted in the literature culture of Bihar, and yet so global and open to so many of us. Thank you. नमस्कार साथियों, जिल बहन का कहना है कि राजा जी की मेरे नाना से श्री रामचंद्र खान से वो जीवन में 2 बार मिली, लेकिन उनका बहुत गहन परिचय है उनके संग राजा जी के कारण, क्योंकि श्री राजगोपाल के साथ मेरे नाना का काफ़ी लंबा एसोसिएशन था, जुड़ाव था। और उस वक्त में उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वो और हमारा पूरा परिवार राजा जी के और जो मूलभूत वैल्यूज़ हैं, जो संस्कार हैं, उनको किस तरीके से लेकर हम सब साथ में चलते हैं और उनके विचारों के साथ हम किस तरह से जुड़े हुए हैं। जय जगत। Thank you. Let me begin with the topic Adi Dunyak Samaj Ka Sankat or Gandhi. This civilizational crisis that we face today
Perhaps one of them is this situation of climate change. Uncontrolled carbon emissions is leading to global warming, and I think we are all standing as witness to a critical change that is going on in terms of the warming of our polar ice caps and the heating up of the tropics. This is leading to a situation that requires immediate and urgent action. But the crisis is not just the environmental situation of the changing climate. It's also the crisis of people not being able to come together to find some solutions. Should I continue? Yeah. साथियों, अभी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि पूरे भूगोल में पर्यावरण की और अलग अलग चुनौतियाँ आ रही हैं, जिसमें एक तरफ आइस कैप्स गिर रहे हैं, बर्फ पिघल रहा है पोल्स की तरफ, और एक तरफ लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऊर्जा का इतना संचार हो रहा है कि तापमान बहुत बढ़ रहा है। और चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि पर्यावरण को असर कर रही है, पर ये भी चुनौती है कि इसके खिलाफ खड़े होने के लिए हम कभी साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। So I won't go into the details of the climate crisis. I would rather like to tell you that there's a huge amount of human action going on, and what we would call transition. In Europe, you may know the transition from reducing carbon is the transition people are trying to make. Moving to net zero carbon emission. And this has led to people reducing their dependence on fossil fuels and renewable energy, we all know. In our 2019-2020 peace campaign, of which Jan Vijay was a part, we were on a pediatra from India to Geneva for 1 year. And along the route, many people asked us, so what are you doing in India? What kind of transition is going on in India? How are you moving in this response to the climate crisis? And it took us some time, a pause to think about it. And then we began to realize that India has been responding to the environment for decades. That we have had the joint problem of poverty and generating livelihood on the one hand and dealing with climate on the other. And so many of the rural development and other programs have been there to try to use resources judiciously. And so our response is India, like many other countries of the global south, has to twin livelihood and climate mitigation. Over to you. साथियों, तो जिल बहन का कहना है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि क्लाइमेट क्राइसिस से जूझने के लिए यूरोप में जो लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बदलाव की, अर्थव्यवस्थित बदलाव, जिसमें वो लोग बात कर रहे हैं नेट ज़ीरो की, कि किस प्रकार से जो कार्बन का उत्पादन हो रहा है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स का उत्पादन हो रहा है, उसको कम करें और हरी ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ाएं ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाए, बर्बादी कम हो जाए। और भारत ने एक सिविलाइजेशनल रूप से इस काम को जारी रखा है। हमारी सभ्यता में ये कई सालों से चलता रहा है, और इस प्रकार से हम जब बात करते हैं तो हम बात जैविका की भी करते हैं, लाइवलीहुड की भी करते हैं, और साथ में हम लोग पर्यावरण की और सस्टेनेबिलिटी की भी बात करते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को संभाल के आगे बढ़ाया जाए। But in fact, Gandhi was working on sustainability, working on
all sorts of ways to reduce the carbon footprint during his time. And so what we began to realize is that actually, as we heard with the earlier speaker, India had been responding to the model which was used or brought into play after independence under the Nehru government of having 5-year plans and an industrial development, that Gandhi's vision was quite different. It was an alternative vision. It was a vision that was more decentralized, it was more local, and it was more sustainable. And as we know, that was not the chosen pathway forward. And I think what I want to draw your attention to in reflecting on Gandhi today, as we face this massive crisis, this need for transition, is let's think what Gandhi's response was. 3 quick responses. 1, Charkha. Gandhi realized that the non-cooperation movement that was symbolized by Charkha was to give women employment, gainful employment. They would have livelihood. They would be able to make enough surplus for their home. And this notion of Charkha was absolutely central to the whole freedom movement. Of course, it was part of that economy which I want to raise in your mind. The second was the development of all the rural industries. In 1934, the All Indian Rural Industries were set up with Kumarappa and Gandhi, and thereby looking beyond spinning to other kinds of industries. And the third, of course, was the 18-point constructive program. So these were 3 things that Gandhi brought into play in order to respond as a transition. But I'm just going to let Janmajay translate, and then I get to my part. साथियों, तो गांधी जी का जो विजन था भारत के लिए, जो उन्होंने सोच रखी थी भारत के लिए, वो विजन नेहरू के विजन, जो नेहरूवियन मॉडल है, उससे अलग था। नेहरू का मॉडल था सेंट्रलाइजेशन का, जहाँ पे पूरे देश को एक साथ करके इंडस्ट्रियलाइज करके साथ में आगे बढ़ाया और उन्होंने 5 वर्षीय योजना बनाई। जो गांधीयन मॉडल था वो था ग्राम स्वराज्य, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो प्रोग्रेस है, जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, वो गांव से शुरू होना चाहिए। और ये दोनों में एक बहुत अहम फर्क था। और हमारा रास्ता नेहरूवियन मॉडल पे गया, गांधीयन मॉडल पे नहीं गया। और गांधीयन मॉडल के बारे में जिल बहन कहती है कि गांधीयन मॉडल के 3 खास स्वरूप थे। सबसे पहला था चरखा, जिससे लोगों को आज़ादी मिलती थी और उस प्रकार से गांव में इंसान एक एम्प्लॉयमेंट पा सकता था, अपने खुद के कपड़े खुद बना सकता था। दूसरी बात गांधी की थी ग्रामोद्योग की, विलेज इंडस्ट्री की बात थी उनकी, कि गांव-गांव में लोगों के पास उद्योग रहे, चीनें बने, और ये एक डिसेंट्रलाइज मॉडल था। और तीसरा, गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए 18 बिंदुओं की बातें रखी, जिसके बारे में जिल बहन और बताएंगे। But what was really important, Gandhi was not an economist, but he was followed by J.C. Kumarappa. And I think as an economist, J.C. Kumarappa was able to create an architecture for what we might call a non-violent economy. A non-violent economy. A response to a violent economy by building a non-violent economy. And although the way he typified that non-violent economy was that it was human-centered, and that economy was mapped onto nature and natural processes, so that it became permanent. One of his books, The Economy of Permanence, many of you may know, was an actual way of looking
at what is basic to an economy. And what he saw that was basic was human behavior, economic behavior. And economic behavior presupposes that you need relationship with nature and other people. See, in the current economy, the foundation is money, circulation of money. And so the difference in the Kumarapa model, in his economy of permanence, was that economic behavior was central. And to finish, and then you could translate if you've got that, Janvijay, is that in his theory, there was three things that I just raised. One is price. Because he was looking at value, not from the view of price, but valuing from a point of view of economic behavior, he saw value differently. He saw work differently. He saw the process of self-organizing differently. And I think Gandhi's economist, Kumarapa, offers us today a way of looking at the global crisis of climate, because he is recognized, friends, he is recognized today as the modern day ecological economist. He is appreciated for his economic theories today. And because he is, we need to take this idea forward and see how it works. And as I draw this to a conclusion, I want to just give you a chance to translate that. नमस्कार साथियों। तो अभी जिन बहन ने बात की जोसेफ कॉर्नेलियस कुमारप्पा की, जिन्हें हम ग्रीन गांधीयन के नाम से भी जानते हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनका कहना था कि इकोनॉमी को उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म के थ्रू नहीं देखने की बजाय हमें देखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, विच इज़ अ वैल्यू ओरिएंटेड इकोनॉमी, कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो क्यों कंज्यूम कर रहे हैं। और इसके लिए उनका मॉडल डिफरेंट था फ्रॉम कंज्यूमरिस्टिक मॉडल, और उसी को लेकर उन्होंने बात किया कि इकोनॉमी शुड बी प्रो पुअर, गरीबों के लिए फ्रेंडली, एंड प्रो एनवायरनमेंट, पर्यावरण की तरफ फ्रेंडली। So I want to say that this works today. We were able to test this non-violent economy recently in Madurai in South India, where we brought together some young people and said, can you develop an alternative non-violent marketplace? Can you bring forward not a market that's concerned only with product, but that's concerned with producer? Can you heighten consumer consciousness so they buy something organic or that's made by hand? Because what is produced by the hand is something that enables all people to work. And these young people came together and they had a non-violent marketplace. And for 5 days, they were able to bring together 140 young people, producer groups from all over South India. They were able to bring 10,000 consumers a day. They were able to get young people engaged in this. And at the end, they said, it is possible. It is possible to have a market that is non-violent, that is working on the value of ecological goods, that are goods produced by women's self-help groups, by farmers, producers organizations, that are able to be in people's homes and houses.
And so, my friends, I want to leave you with the note that young people today are keen about the climate crisis, and they're keen about an alternative model. So rather than us re-articulating the problem of our economy, let us open the spaces for young people to act. And with this, I prayerfully request that the Lok Darshan Nyas take as a challenge the ability to bring forward this notion of nonviolent economy in spreading this incredible goodwill around local, indigenous, local language, bring it together with the economy as a response to one of the greatest crises of our time, that is the crisis of climate change. नमस्कार साथियों। तो जिल बहन ने एक एग्जाम्पल दिया मदुरई का, जहाँ पे एक लोकल मंडी तैयार की गई जहाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, नेचुरल कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को कई लोगों ने मिलकर वहाँ पे रखा। इस पूरे प्रोग्राम को युवाओं ने तैयार किया, जैसे हमारे यहाँ पे ये सारे युवा साथी कर रहे हैं। और उस मंडी में 10,000 लोग आए, उन्होंने चीज़ें खरीदी और चीज़ों के दाम को नहीं बट चीज़ों के मूल्य को परख के खरीदा उन्होंने। और इस प्रकार से जिल बहन इस बात से अपनी बात को संपूर्ण करती हैं कि युवा बहुत जागरूक हैं और उन्हें बहुत इंटरेस्ट है कि इकॉनमी का अलग अर्थव्यवस्था का एक नया रूप निकाला जाए, और इसके लिए हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। और हमारे लोक दर्शन न्यास में भी हम युवाओं को इस प्रकार से और आगे बढ़ने के लिए अहिंसा की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मौका दें। जय जगत। जय जगत। Younger ones also to adopt for the same, so we are pretty sure that under the umbrella of Lok Darshan Nyas, we will try to do the same. Thank you for being here. अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, उनको सुनना मेरे लिए बड़ा सुख कर रहा है। मैंने उन्हें 2 बार पहले भी सुना है, और जब पहली दफा सुना था उनको तो किसी पुस्तक के विमोचन में सुना था, और मुझे मोमिन का वो शेर याद आया था कि उस गारते नाहीद की हत्तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। So very crystal clear in his thoughts, very direct, and we really I would love to listen to him, and it will be a good takeaway for many of us. हम सबके लिए कुछ ना कुछ सुनने को उसमें होगा, और विषय आपको पता ही है और साफ भी कर दिया है सरोज वर्मा सर ने कि वो प्रासंगिकता की ही चर्चा हो रही है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर राम माधव जी को। सर स्वर्गीय रामचंद्र खान जी, जिनको हम बापू जी कहते थे, उनके स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में माँ उषा किरण खान जी, परिवारजन और इस मंच के ऊपर तथा मंच के सामने उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूँ। रामचंद्र खान जी विद्वान थे, विद्वान किसी से डरता नहीं है। 1944 में जब गांधी जी के 75वें वर्षगांठ जन्मदिन हुआ था, तब दुनिया भर से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं मिली थी। एक शुभकामना को बहुत लोग याद करते हैं, वो आइंस्टाइन की थी। आइंस्टाइन ने कहा था कि गांधी जैसा कोई व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर चला था, ये बात को भी आने वाले पीढ़ी विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसे महान व्यक्तित्व थे। ऐसा गांधी जी के बारे में वो लिखते हैं, जिसको हम बहुत याद करते हैं। पर वो उस जो शुभकामना का संदेश था वो काफी लंबा था। उसमें गांधी जी के लिए कई सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स यूज किए गए थे। एक एडजेक्टिव था इनफ्लेक्सिबल कंसिस्टेंसी, गांधी जी के बारे में कहा गया था। वास्तव में वो इनफ्लेक्सिबल कंसिस्टेंसी रामचंद्र खान जी को लागू होती है। वो कंसिस्टेंट भी रहे अपने विचारों में, पर इनफ्लेक्सिबल भी रहे।
जो उनके निकट चर्चा करने के लिए बैठते थे उनको ध्यान में आता था। मैं तो स्वयं उनकी एक चर्चा पुरी के शंकराचार्य जी के साथ देखा था पटना में। जितने आग्रह से पुरी के शंकराचार्य जी के विचारों का भी प्रति विचार वो दे रहे थे, वो इनफ्लेक्सिबल कंसिस्टेंसी उनकी थी। पर मैं उस वाक्य से इसीलिए शुरू कर रहा हूं कि गांधी जी इनफ्लेक्सिबल नहीं थे, कंसिस्टेंट जरूर थे। Gandhi ji was very flexible, but there was a consistency in his thoughts with required sophistication and flexibility. जब गांधी जी की प्रासंगिकता की बात करते हैं तो बात सही है कि आज कोई प्रासंगिकता पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक नहीं है। मैं इस बीच में हानोई में था वियतनाम में, तो वियतनाम में एम्बेसी और वियतनाम सरकार वेट कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री के विजिट के लिए, क्योंकि एक गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करना है वहां शहर में। तो उनकी जो प्रासंगिकता पूरे विश्व के लिए है। पर प्रासंगिकता जब हम उसकी बात करने लगते हैं तो मैं प्रारंभ में ही सावधानी से एक बात कहना चाहूंगा। कोई व्यक्ति के पास आपके सामने के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं होता है। भले ही हर नेता को लगता है कि मेरे पास सारे सॉल्यूशंस हैं, पर ऐसा होता नहीं है। पर वो महान नेता होते हैं जिनकी प्रासंगिकता उनके जाने के 75 साल बाद, 100 साल बाद भी चर्चा की जाती है। 75 साल बाद भी लगता है कि शायद आज भी पर्यावरण की चर्चा करना हो तो गांधी जी की तरफ देखना है। जब जिल बहन को लगता है तब वो विचार सार्थक विचार शाश्वत बने जाते, वो जीवन सार्थक होता है। तो गांधी जी का जब प्रासंगिकता की चर्चा करते हैं तो उसमें दो भाग में उसको सोचने को उपयोगिता होगी। एक गांधी जी का दर्शन है। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने एक बहुत बड़ा भंडार छोड़ के गया है, 100 वॉल्यूम्स। टेल मी व्हिच वर्ल्ड लीडर हैज प्रोड्यूस्ड सो मच लिटरेचर? थोड़ा बहुत विवेकानंद ने किया, पर विवेकानंद जी का भी समग्र 100 वॉल्यूम्स नहीं बन पाया। विवेकानंद जी का जीवन छोटा था, गांधी जी का जीवन लंबा रहा, विवेकानंद जी का 40 साल रहा जीवन। 14-15 वॉल्यूम बने थे। गांधी जी के 100 वॉल्यूम के बाद भी अनेक दस्तावेज ऐसा है जो अभी बाहर नहीं आए हैं। किसी कारण से उनको बाहर नहीं किया गया है, किसी कारण से उनको जला दिया गया है, परिवार ने जला दिया है। किसी कारण से उनको लगा कि ये दस्तावेज बाहर नहीं आना है, फिर भी 100 वॉल्यूम्स है। इतना विचार उन्होंने देश और दुनिया के सामने रखा गांधी ने। एक दर्शन है, उसके अनेक महत्वपूर्ण अंश है। पर इसमें एक बात समझने लायक है कि दर्शन जब होता है, जो विचारों का संचय जब होता है, तो उसका प्रतिविचार भी होता है। ऐसा नहीं कि मैं विचार दिया हूं, यह अंतिम वाक्य है, यह सेमेटिक सोच है, हिंदू सोच नहीं है। हमने अंतिम सत्य कभी नहीं बताया। और हमारे यहाँ बिहार तो विद्वानों की भूमि है, मिथिला तो विद्वानों की भूमि रही है, बड़े बड़े पंडित वहां हुए हैं। तो शास्त्रार्थ में कहा करते थे दोनों पंडित, शास्त्र करके चर्चा करके दिनों तक चर्चा करके अंत में कहते थे नेति नेति, नॉट जस्ट दिस अलोन। आपने जो कहा है वो भी अंतिम नहीं है, मैंने जो कहा था वो भी अंतिम नहीं है। इसलिए दर्शन कोई अंतिम वाक्य नहीं होता है। और गांधी जी का भी दर्शन न गांधी ने कहा है न किसी ने कहा है कि अंतिम वाक्य है। वैसे तो गांधी जी के विचारों का, अभी सरोज जी ने कहा कि आज बहुत क्रिटिसिज्म होता है, कभी क्रिटिसिज्म अपनी सीमा का भी लांघ कर गलत प्रकार का क्रिटिसिज्म भी होता है। बट गांधी जी के जीवित रहते हुए उन्हें उनके सभी विचारों का खंडन मंडन हुआ था। जिल बहन चरखा की बात कर रही थी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बाकायदा एक लेख लिख के चरखा की निंदा किया था 1922 में।
गांधी जी को फिर से अपनी तरफ से एक फिर प्रतिवाद लिखना पड़ा कि भाई ये तो कवि है, अच्छा टेबल पे बैठ के लिख देते हैं अपने विचार, मैं तो जमीन पे रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरा भी कुछ विचार होता है, लिखना पड़ा। न टैगोर गलत थे न गांधी गलत थे, पर जब दर्शन की दुनिया में हम जाते हैं तो विचार विमर्श होता है, खंडन मंडन होता है। गांधी जी अहिंसा के प्रतिपादक थे, सुभाष उसके विरोधी थे, स्वीकार नहीं किया सुभाष ने। बट याद रखना, गांधी जी प्रारंभिक समय में जाति व्यवस्था के समर्थक थे। 22 के बाद उनके विचार बदले, 1922 के बाद जाति के स्थान पर वर्ण का विषय लेते थे, पर वो उस विषय पर लगातार बोलते रहे कि वर्ण अच्छा है, वर्ण व्यवस्था अच्छा है, पर उस एक विषय पर अंबेडकर घोर विरोध करते थे उनका। अंबेडकर मानते नहीं थे, इसलिए विचारों का विरोध हो सकता है। जिलबैन ने तो कह ही दिया कि गांधी जी के इकोनॉमिक मॉडल को नेहरू ने स्वीकार ही नहीं किया। आप पढ़ना चाहेंगे 1945 में नेहरू और गांधी के बीच करस्पॉन्डेंस होता है नवंबर में, इन विच नेहरू राइट्स टू गांधी, गांधी को लिखते हैं कि मैं आपके जो विचार है, जब युवक था 1920 के दशक में युवक था, तभी पढ़ता था, तभी मैं कन्विंस नहीं हुआ था। आज तो कन्विंस होने का प्रश्न है, हम आजादी के 2 साल दूरी पर है, कुछ ही साल में आजादी मिल रहा है, मैं आपके ग्राम विकास, ग्राम स्वराज से मैं कन्विंस नहीं हूं। ये जब पत्र आता है तो गांधी इतने हैरान होते हैं। गांधी जी वापस पत्र लिखते हैं कि मुझे मालूम था कि हमारे बीच कुछ विचारों का अंतर है, बट ये विचारों का अंतर इतना फंडामेंटल है और इतना डीप है, इतना प्रोफाउंड है, ये मैं भी समझता नहीं था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि तुम मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, आर्थिक विचारों से, क्यों न इस बहस को देश के सामने रखा जाए। नेहरू उत्तर लिखते हैं, नहीं, वो काम मत करिए। अब आप ये सारी बातें लोगों को बता दोगे, ये दोनों पत्र को आप सार्वजनिक करोगे, लोगों के मन में अनावश्यक संभ्रम निर्माण होगा। यानी लोग सोचेंगे ना कि यार गांधी का ये उत्तराधिकारी है कि नहीं, ये सोचेंगे ना, तो इसलिए इसको मत करिए, तो रहने दीजिए, आजादी के बाद हम तय करेंगे इन सारे विषयों के ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्थिक विषयों पर नेहरू सहमत नहीं थे, इसलिए नेहरूवियन इकोनॉमिक्स की बात आप कह रहे थे, एक नेहरूवियन इकोनॉमिक्स बनी थी। अंबेडकर पूर्ण रूप से विरोध करते थे गांधी जी के इकोनॉमिक आइडियल्स को, रहा है विरोध। पर बड़ी बात यह है, दर्शन को जीवन से कभी नहीं जोड़ा जाता था। गांधी जी का महत्व केवल दर्शन के कारण नहीं थी, दर्शन के पीछे एक जीवन थी। वो जीवन था जो उस दर्शन को एक सार्थकता दी थी। लोग दर्शन की निंदा करते थे, दर्शन का विरोध करते थे, पर जीवन में सब गांधी जी को महान मानते थे। वही रविंद्रनाथ टैगोर थे जो गांधी जी को महात्मा कहे थे। 1915 में गांधी जी को उन्होंने महात्मा के नाम से संबोधित करते हुए पहली बार वो शब्द प्रयोग किया था। वही सुभाष चंद्र बोस थे जो गांधी जी को 40 पन्ने का पत्र लिखा था 1940 में कि आप जब जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो खड़े ही नहीं हो रहे करके अपनी दुख व्यक्त किया था। गांधी जी की अहिंसा से दूर होकर एक सेना को निर्माण करके हिंसा के मार्ग से भारत को आजाद करने का कोशिश किया था। पर 1944 में जब गांधी जी के 75वें जन्म जयंती का कार्यक्रम हुआ था तो सुभाष बाबू का मैसेज था, वही पहले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा गांधी जी को कि यू आर द फादर ऑफ दिस नेशन, इस देश के राष्ट्रपिता आप हैं। तो जीवन में ये सीखना चाहिए। सावरकर गांधी के विरोधी रहे हैं विचारों से, पर जब सावरकर जेल में गृहबंदी में थे रत्नागिरी में 1934 में 1934 में गांधी उनको मिलने गए थे जानते हुए कि ये मेरे विचारों के समर्थक नहीं है, और सावरकर उनके स्वागत किए, दिन भर साथ में बैठे। उस चर्चा में सावरकर ने गांधी को कहा कि नहीं, आप जो रास्ते ले रहे हो, इस रास्ते से तो इस देश की बर्बादी हो जाएगी। गांधी जी ने सुना है, गांधी जी ने ना कहा तुम कौन होते हो कहने वाला, ये देखा। वापस आकर गांधी जी इतना ही कहा कि ठीक है,
मैं जो विचार लेकर चल रहा हूं, मैं मेरे विचार के रास्ते पे चलूंगा, अब आप अपने विचार लेकर चलिए। ये जो परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्भावना है, यह गांधी के दर्शन और जीवन का एक निचोड़ है, एक सारांश है। मैं इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा, गांधी इस विषय पर काफी फ्लेक्सिबल रहे। गांधी जी ने कभी ये नहीं क्लेम किया कि मेरा ही जो विचार है अंतिम विचार है, खुद ही बदलते रहे। मैंने कहा जाति पर विचार बदला गांधी जी का। एक समय था 1915 में उन्होंने 1915 में यंग इंडिया में शायद लिखा था कि पहले तो हमको हमारे जो ये जाति भेद, छुआछूत जैसे सामाजिक दुराचार है ना, इसको खत्म करना चाहिए, तभी जाकर आजादी के लिए हम लड़ सकते हैं। अब तब तो नहीं तो लड़ ही नहीं सकते। कैसे लड़ोगे तुम? आपस में लड़ रहे हो, तुम अंग्रेजों से कैसे लड़ोगे? और आगे जाकर 5-10 साल बाद अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले स्वयं गांधी थे। जाति पर विचार बदले। प्रारंभ में एक विचार था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक्ट था, यहां तक भी विचार उन्होंने व्यक्त किया, विदाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी नो फ्रीडम। जब 1942 में कहते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी कैन वेट बट इंडिपेंडेंस कैन नॉट वेट, क्योंकि देश में परिस्थिति के अनुरूप अपने विचार बदलने की हिम्मत वो रखते थे। आज के दिन में वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। विचार अपने अनुभव के आधार पर विचार बदलना चाहिए, विशेषकर जो शीर्ष स्थानों पर बैठते हैं, विद्वान होते हैं, नेतृत्व करते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर विचारों में आवश्यक परिवर्तन लाने का भी एक सीख गांधी जी से सीखना चाहिए। गॉडसे का सबसे बड़ा अपराध यह था कि जो दर्शन में विरोध था उसमें जीवन में प्रतिकार लेने का कोशिश किया। यह सोचना मूर्खता थी कि जीवन नहीं रहेगा तो दर्शन नहीं रहेगा। जीवन भले ही ले रहा है, दर्शन अमर हो गया है गांधी जी का। इसलिए जो दर्शन का विरोध, विचारों का विरोध, इसको आप कभी असहिष्णु होकर मत देखिए, तरह को विरोध होने दीजिए। अब कोई व्यक्ति उस अपने विचार बदलकर गांधी जी के समर्थन में खड़ा होता है कि वो इतिहास मत खोजिए। मैं देखता हूं कभी कभी लेख छपते हैं, अरे 1940 में तो ये कहा था आपने, भाई कहा था, 2020 में ये कह रहे हैं ना, स्वीकार करो ना, बदला है ना। ये गांधी थे, स्वयं में बदले थे, सबको साथ लेकर गए। बदलने की हिम्मत चाहिए। इनफ्लेक्सिबल रहने के लिए विद्वता की पर्याप्त होती है, बदलने के लिए साहस की जरूरत होती है। गांधी में वो थी। इसलिए मैं मानता हूं कि गांधी जी के विचारों का भरपूर खंडन करते हुए भी कई विचारों का, उनके जीवन के कई अंश, उनके व्यवहार के कई अंशों को इस देश और विश्व हमेशा अपने साथ लेकर चल सकता है। अहिंसा तो पूरे विश्व ने स्वीकार किया। भारत के आजादी के बाद 1947 में भारत के आजाद होने के बाद दुनिया के 50-60 देश आजाद हुए। अधिकांश देश हिंसा को छोड़कर अहिंसा के रास्ते आजाद हुए थे। उसका पूरा श्रेय गांधी जी को जाता है। अब एक नेल्सन मंडेला को जानते हैं, बट केवल नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका नहीं था, कई अन्य देश भी हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा के रास्ते से, संवैधानिक रास्ते से भी आजाद हुए थे। वो रास्ते आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और जब युद्ध हो रहा हो तो तब सोचना चाहिए कि क्या गांधी जी का वो जो रास्ता था, युद्ध का, हिंसा का विरोध करने वाला रास्ता, आज वो भी प्रासंगिक है। इसलिए वो जो विचार है उसमें जो आवश्यक चीजें हैं, वो उपयुक्त चीजें हैं, आज लेकर चले। जिन विषयों पर सहमति नहीं होती है, सहमति नहीं होती है, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने सपोर्ट किया था, विरोध हो सकता है, क्या बड़ी बात है। और वैसे तो मैं कह दूं
खिलाफत का प्रस्ताव जब कांग्रेस ने किया था नेहरू गांधी जी के आग्रह पर, उसका विरोध करने वालों में मदन मोहन मालवीय और अली बेसेंट भी थे। कांग्रेस के अंदर विरोध हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर गांधी जी को वार्न किए थे, मत करिए, होता है। अगर कोई और आज कह रहा है कि खिलाफत में गांधी जी का स्टैंड गलत था, तो उसको आपत्ति से नहीं लेना है, हो सकता है चर्चा हो सकती है उसके ऊपर। पर जो व्यापक एक चरित्र का विषय है, एक सामाजिक चरित्र का उदाहरण गांधी जी ने प्रस्तुत किया कि भिन्न विचार होते हुए भी हम साथ चल सकते हैं, क्योंकि यह देश किसी एक व्यक्ति नहीं बनाएगा। यह देश अनेक लोग मिलकर, अनेक विचार मिलकर इस देश को बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं उसी वाक्य से समाप्त करूंगा जो सरोज जी ने कहा है। गांधी को एक इज्म बनाने का पक्षधर वो कभी नहीं रहे हैं। गांधीज्म एक वाद, एक विचार है, एक दर्शन है, और इस देश के सनातन एक सभ्यता के आधार पर बनी हुई दर्शन है। उसमें जो स्टैंड लेना था, जो आवश्यक चीज था वो लेना था। गांधी जी 1933 में शायद राउंड टेबल में गए थे, तो उनका इंट्रोडक्शन हुआ कि दी हिंदू लीडर ऑफ कांग्रेस फ्रॉम इंडिया। तो गांधी जी खड़े हो गए, आई एम नॉट ए हिंदू लीडर। अब ये मैं अलग से लूं तो कहूं कि गांधी जी अपने आपको हिंदू नहीं कहा है। आगे हरिजन में लिखते, एवरी पोर ऑफ माई बॉडी इज हिंदू। मेरे शरीर का कण कण हिंदू है। गांधी जी अपने जीवन में कुछ निष्ठाओं के साथ चले, पर कुछ व्यावहारिकता के साथ चले। रामचंद्र को इसलिए कि वो बहुत प्रैग्मेटिक लीडर थे। केवल प्रैग्मेटिक नहीं रह जाना, पर उसके पीछे एक दर्शन होना है, एक विचार होना है, और उस दर्शन के अनुरूप जीवन होना है। वो गांधी जी थे। मुझे लगता है कि वो प्रासंगिक है। चरखा सिंबल है, हाँ ठीक है, बिल्कुल टन भी किया था, जानबूझ भी गए थे, सब करेंगे, बट वो सिंबल है। उसके पीछे एक दर्शन है, और उस दर्शन के साथ जुड़ा हुआ जीवन है। सिंबल रह जाए, न दर्शन रहे, न जीवन रहे, ये गांधी जी के साथ न्याय नहीं होगा। सिंबल भले ही ना हो। चरखा का भी मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा, जब चरखा पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने आपत्ति उठाई, चरखा कोई भारत का भविष्य नहीं हो सकता, तो गांधी जी ने कहा कि मैं ये मूर्ख नहीं हूं। इस देश के सब लोग बैठ के सारा काम छोड़ के चरखा घुमाते रहे, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, इस देश के हर व्यक्ति के जीवन में दिन में एक आधा घंटा ऐसा हो जो गरीबों के लिए समर्पित हो। चरखा चलाते रहो, आधा घंटा चलाओ ना। हर व्यक्ति के जीवन में राष्ट्र होना है, समाज होना है, गरीब होना है। ये उसके पीछे का अर्थ था। अब चरखा का सिंबल नहीं है, बट क्या वो संदेश है कि नहीं है? गांधी जी का वो जीवन है कि नहीं है? दीवान का बेटा, दीवान कोई उन दिनों में एक छोटी पद नहीं थी, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे जूनागढ़ संस्थान के, उनका बेटा लॉयन का पहन के गया, जाति बहिष्कृत हुआ। जाति, उनकी जाति ने बहिष्कृत किया, तुम जाके हरिजनों को अछूतों के बीच बैठे हो। तो गांधी जी ने कहा मैं कब माना है कि मैं किसी जाति का हूं? तो गए वहां बैठे, वो जीवन है। इसीलिए जब उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की तो उसका वैल्यू होता है, महत्व होता है, वो बीच में रहे। इसीलिए उन्होंने जब वो बातें कही कि छुआछूत दूर होना चाहिए, तो उसका वैल्यू है, एक महत्व है। इसीलिए एक दर्शन है, उसके पीछे का जीवन है, उसके साथ साथ कुछ सिंबल्स है। सिंबल्स गांधी नहीं है, दर्शन भी केवल गांधी नहीं है। दर्शन और जीवन के साथ मिलकर जो निचोड़े, जो सारांश है, वो गांधी है, वो गांधी प्रासंगिक है। उस गांधी को आज देश और दुनिया के सामने पेश करना पड़ेगा। आसान काम नहीं है, कठिन काम है। केवल दर्शन कहेंगे, विरोध करने वाले होंगे। केवल जीवन कहेंगे, जीवन में भी कई चीजें उठा कर निकाल कर दिखाने वाले होंगे। पर साथ
सभी के बावजूद भी उसमें निचोड़ में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देश को प्रेरणा देती रहेंगी। उनको देश के सामने रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो जो उस दिशा में आ रहे हैं उन सबको स्वागत करते जाना चाहिए। क्लब नहीं बनाना चाहिए गांधी का, नहीं आया है तो स्वीकार करो ना, लेकिन चलो ना उनको आना। आपने तब विरोध किया, आप तो विरोध किया है भाई, ठीक है, आज समर्थन कर रहे हैं ना, आज समझ गया ना। गांधी भी तो निकले नहीं इसी रास्ते से। एक्सक्लूसिव क्लब ना बनाए, ब्रेड एंड बटर इशू नहीं बनाए गांधी को, रोटी का मामला ना बनाए, एक विचार दर्शन जीवन का संचय के रूप में गांधी को लेकर चले तो गांधी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था कि वेरी क्लियर, वेरी डायरेक्ट इन हिज स्पीच, इन हिज थॉट, काफी बातें समझ में आई। और सबसे सुंदर बात जो परस्पर सद्भाव की बात आपने कही, वो हमारे लोक दर्शन न्यास के नीचे समाज, शोध और संस्कृति जो 3 शब्द लिखे हुए हैं, इन तीनों के संवर्धन के लिए भी जो सबसे आवश्यक चीज है वो परस्पर सद्भाव ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी बातों के लिए, वेरी डीप इनसाइट, वी ऑल आर प्रिविलेज्ड टू लिसन टू यू। और जो परस्पर सद्भाव है, लोक न्यास दर्शन की जो बातें हैं, समाज, शोध और संस्कृति, परस्पर सद्भाव के बाद जो चीज रह जाती है वो होती है अनुभव। और अनुभव, बहुत पहले ये ने कहा था कि रूढ़ी की साधना, उन्होंने साहित्यकार के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह ये सही है कि रूढ़ी की साधना साहित्यकार की प्रौढ़ता के लिए अनिवार्य है। सिर्फ साहित्यकार के ही नहीं, जीवन में हर विधा में रूढ़ी की साधना, अपने अनुभवी जनों को सुनना, आपसे पहले जो हुए हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनके जो अनुभव है, उनसे सीख लेना बहुत आवश्यक है। तो परस्पर सद्भाव की बात तो हो गई। अनुभव और आशीर्वचन के लिए इस सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर चंद्रकला पांडे को आमंत्रित करूंगा कि अपने आशीर्वचनों से संबोधित करें। आज का सत्र ये कहा जाए तो बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही प्रभावशाली और सारयुक्त रहा। मैं राम माधव जी की बात से ही अपनी बात शुरू करती हूँ। गांधी न केवल दर्शन है, न केवल विचार है, न केवल एक व्यक्ति है। गांधी की पूजा करने की जरूरत है, गांधी के विचारों को लेकर विचार करने की जरूरत है। और आज ऐसा ही हुआ है। यहाँ प्रोफेसर सरोज जी, मैडम हेरिस और राम माधव जी ने अपने अपने विचार रखे। गांधी के बारे में जब मैं सोचती हूँ, राम माधव जी एक दूसरे दर्शन के व्यक्ति हैं, मैं एक दूसरे दर्शन की व्यक्ति हूँ, लेकिन हम सबके बीच कहीं एक चीज़ तो है ही, हम सब मनुष्यों की भलाई चाहते हैं। हम सब चाहते हैं इस देश में एकता हो, हम सब चाहते हैं हम दुख और दारिद्र्य से मुक्त हो सकें। आज का विषय है आज का संकट और गांधी। यही संकट उस समय भी था जब गांधी थे, और यही संकट आज है जब हम गांधी पर विचार कर रहे हैं, गांधी पर गोष्ठी रख रहे हैं। वह भी एक समय था जब अंग्रेज यहाँ के शासक थे। हमारे मित्रों ने काफी ऐतिहासिक उद्धरणों के द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगी। और मेरे लिए कहा भी गया है कि मैं आशीर्वचन की दूं, इसलिए सबको मेरा आशीर्वाद पहले, उसके बाद मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी। अंग्रेजी की एक कविता शायद आप लोगों ने सभी ने बचपन में पढ़ी होगी, 7 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। 7 अंधे हाथी देखने गए और हाथी को स्पर्श किया, जिस अंश को स्पर्श किया उसी को उन्होंने हाथी समझ लिया और आकर अपने शिक्षक से कहा, शिक्षक ने कहा हाथी को देखा? तो सबने कहा हाँ, हाथी पंखे जैसा है, किसी ने कहा हाथी सांप जैसा है, किसी ने कहा हाथी पेड़ के जड़ के जैसा है, किसी ने और। गांधी को भी लोग अलग अलग एंगल से देखते हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं।
और कभी उनके बारे में अच्छे विचार देते हैं, कभी बुरे विचार देते हैं। राम माधव जी ने बताया उन्होंने जितना लिखा है शायद ही किसी ने लिखा हो। अब उस लेखन में से कुछ ऐसी चीजें निकाल कर विरोधी कह ही सकते हैं कि गांधी जो हैं वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देश के हित में तो ये बातें नहीं हैं। नेहरू जी ने गांधी से अपने विचारों को अलग कर लिया था। वे चाहते थे यहाँ का आज़ादी के बाद का इकोनॉमी मॉडल जो है दूसरी तरह का हो, लेकिन गांधी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे। गांधी का कहना था भारत गांव का देश है और गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति होगी। आज अगर हम देखें तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है, गांव उजड़ गए हैं। जिन गांवों को बसाने की गांधी ने बात की थी वो गांव बुरी तरह उजड़ गए हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले अपने गांव गई थी, गोरखपुर के गांव नितान गांव में मेरी ससुराल, वहां गई थी तो मैंने देखा गांव में कुछ बूढ़ों को छोड़कर और कुछ, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुछ आवारा युवकों को छोड़कर जिनके पास कोई काम नहीं है, गांव में बसने वाले भले लोग सब शहर चले गए हैं। शहरों की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वहाँ पर्यावरण का संकट आ रहा है। आपको पता है कभी सुनामी आती है, कभी फना आता है, कभी कुछ आता है, कहीं शिलाखंड गिर रहे हैं तो कहीं समुद्रों को काट कर टेट्रोपाट डालकर जो मकान बनाए गए हैं 36-36 तल्ले के, वो लहरों के एक झटके से गिर जा रहे हैं। इतना अधिक बोझ शहरों पर पड़ रहा है और गांव उजड़ रहे हैं। यदि गाँव को फिर से विकसित करने की बात सोची जाए, ऐसा कंपल्सन ला दिया जाए, सरकार के द्वारा ऐसी बाध्यता दी जाए कि युवक गांव में रहें, गांव में उद्योग शुरू करें, सरकारी तौर पर भी गांव में उद्योग लगाए जाएं, तो शायद गांधी का वो सपना, ग्राम स्वराज का सपना साकार हो सके और हम विकास के उस मॉडल को अपने जीवन में भी अपनाएं। जीवन, दर्शन, संस्कृति सबको मिलाकर एक नाम हमारे सामने आता है, गांधी। और आज के इस संकट में हमें ज़रूरत है, जब हम बेसहारे से हो गए हैं, हमें गांधी की लाठी की ज़रूरत है। जब हमारी दृष्टि क्षीण हो गई है तो उनके चश्मे की भी ज़रूरत है। गांधी की लाठी और गांधी का चश्मा, शायद ये दो प्रतीकों के बाद राम माधव जी ने भी की, ये दो ऐसे प्रतीक होंगे जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर और हम शायद आज के संकट से थोड़े बहुत जूझ सके। पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। देश में खाद्य उत्पादन की कमी नहीं है, लेकिन भंडारणों की अभी भी कमी है। उन्हें स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। किसान अपने उपज को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं और मॉल के व्यवसायी जो हैं उसे ऊंची कीमतों पर लेबलिंग लगाकर बेच रहे हैं। सबसे बड़ा संकट हमारे सामने आया है, तकनीक जितनी बेहतरी दे रहा है हमें, इंटरनेट क्रांति हमारे जीवन को जितना सहज बना रही है उतना ही जटिल बना रही है। इस क्रांति ने मनुष्य से मनुष्यता छीन ली है। पहले जब हम ट्रेन में चढ़ते थे तो आसपास के लोगों से दोस्ती हो जाती थी, थोड़ी देर में ही पूछ लेते थे, भैया तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब आप चढ़िए, ट्रेन में बैठिए, सबके कान नाक मुंह बंद है, नजरें नीची, कान बंद और जबान भी बंद। एक यात्री आकर पास बैठता है, ऐसे देखते हैं, फिर नजरें कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर, अपने फोन पर, चाहे जहाँ। यहाँ तक कि गांव में जहाँ बच्चे छोटे मोटे खेल खेलते थे, उन बच्चों की माएँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अभी हाल ही में हुआ, 2 बच्चे रो रहे थे और 2 माएँ आपस में बात कर रही थी, मोबाइल देदा बैठल रही खेल कर। तो मुझे ऐसा लगा कि वह रे मोबाइल क्रांति, यहाँ बच्चे का बचपन छीन गया। माँ को जरूरत है फेसबुक पर अपने ग्रुप की चीजें देखने की, और ग्रुप में क्या देख रहे हैं, मेहंदी कैसी लगवाई गई है,
ऐसी भी बात नहीं है ग्रुप में कोई बहुत बड़ी बड़ी तर्क वितर्क की बातें हो रही हैं और बच्चे को रोता न देखे इसलिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, तो उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा, उसकी आंखें भी खराब होंगी और वो जो सामाजिककरण था उसका, उससे भी वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। हम तो एक दूसरे से दूर होते जा ही रहे हैं। पहले एक कमरा होता था, कई लोग बैठकर बातें करते थे, अब कई कमरे होते हैं और लोग आभासी दुनिया में बातें करते हैं। गांधी ने हमें जिंदगी से जोड़ा था, हम जिंदगी से जुड़ना चाहेंगे, आभासी दुनिया से नहीं। धन्यवाद। ढंग से अपनी बातें रखी और हम सबके लिए, हम युवाओं के लिए भी, और जो भी लोग अपने विचार गांधी के बारे में रखते हैं उनको एक दिशा जरूर मिली होगी। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर श्री तुहिन शंकर खान जी को कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें और सबसे समाप्त की घोषणा करें। आज के सारस्वत मंच पर अवस्थित सभी सुधीजनों, हमारे पूज्य पिताजी की पहली पुण्यतिथि पर आपकी उपस्थिति हेतु मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यह आयोजन आपका है। यदि मात्र परिवार इसे करता तो इसका यह विराट स्वरूप नहीं हो पाता। यह तो स्वर्गीय पिताजी के अनुरागी समाज ने हर स्तर पर योगदान देकर आयोजित किया है। सर्वप्रथम इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राज्यसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय हरिवंश जी को धन्यवाद करता हूं, जो मेरे पिता के स्नेह के अधीन होकर यहाँ पधारे। पिताजी के प्रिय मित्र प्रोफेसर रत्नेश्वर जी एवं पिताजी के अनुज वरिष्ठ गांधीवादी पीवी राजगोपाल जी को हार्दिक आभार। हमारे दो पुरस्कृत विद्वान लेखकों प्रोफेसर मनीन्द्र नाथ ठाकुर एवं प्रोफेसर चंदन श्रीवास्तव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सम्मान की गरिमा बढ़ाई। सम्मानों के निर्णायक मंडल के सभी वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्यों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। न्यास अध्यक्ष के रूप में विश्व प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार को धन्यवाद देते संकोच होता है, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे कार्यक्रमों को आकार में लाने में अथक परिश्रम करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कुमार वरुण का धन्यवाद करता हूँ। पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया जी संत कबीर साहब की वाणी से पूरी दुनिया को अभिभूत किया है। इतनी दूर से यहाँ पधार कर अपने अद्भुत गायन वाचन से जो वातावरण उन्होंने बनाया है, उसके लिए मेरे पास आभार के शब्द नहीं। मंडली सहित उनको धन्यवाद। मैं प्रथम तकनीकी सत्र के वक्ताओं के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रोफेसर सरोज वर्मा एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर चंद्रकला पांडे का उनके अनन्य सहयोग के लिए आभारी हूँ। हमारे परिवार के सदस्य मेरे भाई डॉक्टर राम माधव का आभार क्या व्यक्त करूं, उनका साथ हमें सदैव बल देता है। डॉक्टर जिल कैर हैरिस का कोटिशः धन्यवाद, जिन्होंने अस्वस्थता के बावजूद हमारा साथ दिया। धन्यवाद।